नमस्कार दोस्तों, मैं वेब डेवलपर संदीप मौर्य आपके अपने एसईओ सीरीज के चैनल में आपका स्वागत करता हूं कि एसईओ क्या होता है और कैसे किया जाता है। ये ब्लॉग में एसईओ कैसे किया जाता है, या फिर वेबसाइट में कैसे एसईओ किया जाता है, या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट का एसईओ कैसे किया जाता है, या फिर यूट्यूब वीडियो के एसईओ कैसे किए जाते हैं। हम ये पूरा एक एसईओ का सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें एसईओ के हर एक टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल में एक एक वीडियो में कवर करेंगे। आज ये हमारा जो वीडियो है प्रॉपर टोटल एक ओवरव्यू है कि एसईओ में आने वाले टाइम में जो सीरीज आएगी वो सीरीज में हम किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे और एसईओ के जो की पॉइंट्स होते हैं वो क्या क्या हैं, जो कि हमें मिस नहीं करना चाहिए, हमको वो ध्यान में रख के एसईओ करना चाहिए। तो आज हम इसी पॉइंट पे बात करेंगे, टोटल एक ओवरव्यू है। तो चलिए सीरीज में हम वर्डप्रेस का एक वेबसाइट का एग्जांपल लेंगे कि वर्डप्रेस पे एसईओ कैसे करते हैं। वर्डप्रेस का जो एक वेबसाइट होता है, एक वर्डप्रेस के डायनामिक वेबसाइट पे हम ये एसईओ कैसे करते हैं, किन टूल्स का या किस प्लगइन का इस्तेमाल करके हम ये सब बनाते हैं। तो आज हम इस टॉपिक पे यहाँ पे बात करेंगे। तो इसमें हम पहला पॉइंट लेते हैं कि जब हमारा वेबसाइट रेडी हो जाता है, जब हम वेबसाइट डेवलप कर लेते हैं, जो हमारा होता है थीम या फिर जो भी होता है, हम उसको लेकर के वेबसाइट प्रॉपर बना लेते हैं। वेबसाइट बनाने के बाद में जब हमारा एसईओ का पार्ट आता है, जब हम एसईओ करते हैं तो एसईओ में हमको किन किन प्लगइन का ध्यान देना पड़ता है और किन किन बातों का ध्यान दे करके हमको ये सब करना पड़ता है, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। तो पहला है कि हम जब वेबसाइट हमारा लाइव हो जाता है तो उसमें हमको पहला योस्ट एसईओ करके वर्डप्रेस का प्लगइन आता है। ये प्लगइन पेड में भी है, फ्री भी है। आज हम फ्री वर्जन के जो योस्ट का प्लगइन है उसके बारे में से हम ये जो वर्डप्रेस का प्लगइन है जिससे कि हम एसईओ को स्टार्ट करेंगे, उसको एक पहला जो प्लगइन है उसका नाम है योस्ट एसईओ प्लगइन है, जो पेड वर्जन में भी है और फ्री वर्जन में भी है। लेकिन पेड और फ्री वर्जन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें थोड़े बहुत डिफरेंट है, जो कि हमारे लिए फ्री वर्जन एनफ है। और योस्ट करके जो प्लगइन है wordpress.org में इजीली अवेलेबल है, या फिर आप अपने वेबसाइट के पैनल में प्लगइन सेक्शन में जा करके वहां से भी आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। योस्ट एसईओ करके प्लगइन है। उसके बाद में उसके कुछ स्टेप्स होंगे जो कि हम आगे आने वाली वीडियो में कवर करेंगे, उसको कैसे सेटिंग करते हैं योस्ट में और किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। इसमें पहले हम ये ध्यान देते हैं कि हमको किन किन बातों का एसईओ में ध्यान रखनी है। तो इसमें एक तो हमको योस्ट वाली प्लगइन इंस्टॉल करनी है और उसके जो प्रोसेस है वो जो एक सेटअप विजार्ड होता है उसको हमको पूरा सेटअप करना पड़ता है। उसके बाद में आता है कि हमको एक प्लगइन और आता है जो निट्रो पैक करके आता है। एक वेबसाइट है निट्रो पैक करके, वो निट्रो पैक की वेबसाइट पे जाकर के हमको इसको रजिस्टर करना पड़ता है वेबसाइट का। ये एक क्लाउड सर्वर जैसा है जहाँ पे कि हमारे वेबसाइट को इंस्टॉल करने प्लगइन इंस्टॉल करके वेबसाइट को जब हम वहाँ पे उससे कनेक्ट करते हैं, उसके बाद में ये पूरा सीडीएन सर्विस जो होता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क करके होता है, वहां से ये पूरा वेबसाइट का स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए ये न्यूट्रोपैक प्लगइन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में आता है कि ये दो प्लगइन तो हमने ले लिया है, उसके बाद में हम अब एक एक टेक्निकल जो भी फंडामेंटल एसईओ की चीजें हैं हम उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि हमारा जो वेबसाइट तो बन गया, जो हमने पेजेस बनाए हैं वेबसाइट के या ब्लॉग के यूआरएल जो है वो यूआरएल कैसे होना चाहिए। तो वेबसाइट के जो यूआरएल है वो एक प्रॉपर एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए। एसईओ फ्रेंडली का मतलब है कि उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन मार्क नंबर ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए। जैसे आपका कीवर्ड है कि टॉप एसईओ टेक्निक्स इन 2021, तो आपका कीवर्ड है कि टॉप एसईओ, आप एसईओ के बारे में बता रहे हो अपने वेबसाइट में या ब्लॉग में, तो उसमें वो यूआरएल भी वेबसाइट का ऐसे ही होना चाहिए, जैसे टॉप एसईओ या फिर बेस्ट एसईओ टेक्निक्स इन 2021, जो भी आपको लिखना है। लेकिन एक प्रॉपर जो आपका कीवर्ड है ना, कीवर्ड से रिलेटेड ही आपको वहाँ पे वो जो यूआरएल है आपका वैसा होना चाहिए। कोई ऐसा आईडी नंबर, ऐसा क्वेरी, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एकदम एक प्रॉपर जो यूआरएल होता है ना हमारा, जैसे टाइटल में लिखा हुआ है वैसे ही एसईओ फ्रेंडली यूआरएल उसको बोलते हैं। तो ये वर्डप्रेस में सेटिंग होता है, हम आगे इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि हमारा जो वेबसाइट होता है और वेबसाइट में हमको टाइटल डालने पड़ते हैं। ये जो टाइटल डालते हैं, टाइटल
जो हमारा मेन टॉपिक होता है उसके बारे में होता है कि हम ये जो ब्लॉग या वेबसाइट या जो जिस पेज पे हम एसईओ कर रहे हैं उस पेज पे हम किस टॉपिक पे किसके बारे में बात करने वाले हैं। एक वो हेडिंग जो होता है वो हेडिंग हम टाइटल में ऐड करते हैं, वेबसाइट के टाइटल में जानते हैं। जो आप वेबसाइट को कंट्रोल यू करके देखोगे ना तो सबसे स्टार्टिंग में जो अपना हेड सेक्शन चालू होता है वहाँ पे देखो एक टाइटल टैग स्टार्ट और क्लोज होता है, वहाँ पर ही वो टाइटल लिखा जाता है जो कि वेबसाइट को दिखाता है, सर्च इंजन को दिखाता है कि ये जो पेज है इसका टाइटल क्या है। उसके बाद में आता है कि वो टाइटल के बाद में आता है कि डिस्क्रिप्शन। वो डिस्क्रिप्शन में भी हमको दिखाना पड़ता है कि भाई हम ये जो डिस्क्रिप्शन है, हाँ पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि जो टाइटल हम लिखते हैं ये टाइटल 40 to 60 कैरेक्टर के होते हैं। और ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको 60 कैरेक्टर रखना है, आपका टाइटल जितने में सेट होता है, जितने में मतलब 60-70 से बड़ा नहीं रखना है। लेकिन अगर आपका 60 से कम हो रहा है ना तो भी आप ऐसा टाइटल को 60 कवर करने के लिए आप कुछ उसमें मत डालिए। आपका टाइटल एकदम स्मूथली अगर आपको 30 कैरेक्टर या 40 कैरेक्टर में हो रहा है आप उतना ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में वो जो आपका मेन कीवर्ड है जिस टॉपिक पे आप बात करें वो टाइटल में वो टॉपिक होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में आता है सेकंड पॉइंट की डिस्क्रिप्शन। जो हमारा डिस्क्रिप्शन है वो भी आप जब वेबसाइट में कोई भी अब HTML सोर्स कोड में जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पे ना टाइटल के बाद जस्ट तो डिस्क्रिप्शन हमको डिफाइन करना रहता है। तो डिस्क्रिप्शन भी जा करके वहाँ पे हमको लिखना रहता है। डिस्क्रिप्शन का भी लेंथ हमारा 150 to 170 कैरेक्टर तक लेते हैं और उसमें हम मेन यही बताते हैं कि जो हमने ये ब्लॉग लिखा है या पेज बनाया है इसमें हम किस सर्विस के बारे में या किस टेक्निक के बारे में या फिर किसके बारे में बात की है, उसमें एक लाइन का 2 लाइन का खाली एक डिस्क्रिप्शन उसमें एक प्रॉपर बताना पड़ता है कि जैसे आप टाइटल में जो कीवर्ड डाले हैं उस कीवर्ड को वहाँ पे मेंशन करना जरूरी है कि जो हेडिंग है, जैसे आपने हेडिंग में बता दिया कि इन दिस वीडियो वी विल लर्न द टॉप एसईओ टेक्निक्स इन 2021, तो फिर वो आपको वहाँ पर भी बताना है कि हाँ इस वीडियो में हम बेस्ट एसईओ टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में हमारा आता है कि कंटेंट का पार्ट, कि हमने टाइटल भी डाल दिया, डिस्क्रिप्शन भी डाल दिया। उसके बाद हमारा काम आता है वहाँ पे कि हमने कंटेंट कैसा है, तो कंटेंट भी हमको अच्छा खासा लिखना पड़ता है। अच्छा खासा मतलब मिनिमम 500 वर्ड से लेकर के 2000 वर्ड या 5000 वर्ड तक आप लिख सकते हो। कंटेंट जितना बड़ा रहेगा ठीक है, लेकिन मिनिमम 500 वर्ड तो आपको लिखना ही है ताकि वो यूजर वहाँ पे आएगा तो आपको उसको पढ़ना है, कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है। जैसे हम अगर बेस्ट एसईओ टेक्निक्स के बारे में बात करें तो टेक्निक्स अगर हम लिखने जाएंगे तो 500 to 1000 वर्ड तो हो ही जाते हैं उसमें। तो आपको वहाँ पर भी ना जो हमने टाइटल डाला है, डिस्क्रिप्शन डाला है, उसी को ही डिफाइन करना चाहिए आपका कंटेंट कि हाँ भाई उस टाइटल में जो लिखा था तो ठीक था, डिस्क्रिप्शन में भी लिखा था, लेकिन कंटेंट में आया तो हाँ एक्चुअल में उसी के बारे में वो डिस्क्राइब कर रहा है, वही इन्फॉर्मेशन हमको बॉडी में मिल रहा है। तो इसके लिए हम जो टाइटल में या डिस्क्रिप्शन में जो भी चीज़ें असाइन किया है वहाँ पे बताया है कि हाँ हम इस टॉपिक के बारे में कवर करेंगे, वहाँ पर वो कीवर्ड बॉडी में 2 से 3 बार, मिनिमम 2 से 3 बार यानी 2-3% कम से कम आपके पूरे कंटेंट का 3 से 4% तक वो कीवर्ड कहीं 2-4 बार कहीं न कहीं पे आप किसी न किसी तरीके से प्रॉपर सेंटेंस के साथ आप उसमें इंक्लूड करके बताएं उसमें। उसके बाद में आता है कि कंटेंट के बाद इसमें आता है कि हम कंटेंट ऐड कर दिया, उसके बाद में आता है उसमें इमेजेज ऐड करने पड़ते हैं। वेबसाइट में हमको इमेजेज ऐड करने पड़ते हैं। जो इमेजेज हमको हमारा जो सर्विस है या जो हमारा टेक्निक है या जो भी हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उस टॉपिक को डिस्क्राइब कर रहा हो, इमेज को देख करके हम 1000 वर्ड न पढ़ने जाएं, उससे पहले ही हमको मालूम पड़ जाए कि ये जो ब्लॉग है या जो पेज है ये क्या बातें करने वाला है या किसके बारे में है। यूजर को इमेज देख करके ही मालूम पड़ना चाहिए। और वो इमेज जब हम ऐड करते हैं तो इमेज में फिर हमको एक टाइटल टैग भी होता है, टैग होता है, वो टैग भी हमको इमेज का जो टैग होता है अल टैग बोलते हैं उसको, वो अल टैग भी हमको और इमेज का टाइटल वो दोनों भी हमको वो कीवर्ड से रिलेटेड, जैसे बेस्ट एसईओ टेक्निक्स करके इमेज है, जब इमेज आप वेबसाइट में अपलोड करते हो तो अपलोड करते टाइम ही वो इमेज का नाम जैसे रख दो कि अगर आपका कीवर्ड है बेस्ट एसईओ टेक्निक्स इन 2021, तो आप वो जो इमेज आप अपलोड करने वाले हो ना तो वो इमेज का नाम ही आप बेस्ट एसईओ टेक्निक 2021 कर दो। और जो अपलोड करने के बाद में जो वहाँ पे अल टैग डिफाइन करते हो अल टैग भी आप वही डालो ताकि उसको मालूम पड़े कि हाँ टाइटल में भी, डिस्क्रिप्शन में भी, कंटेंट में भी ये इमेज भी उसी के बारे में बता रहा है। उसके बाद में बात आता है अगर आपके पास वीडियो है, कोशिश करो तो वीडियो है तो अच्छा है कि जो आपने कंटेंट में बोला है अगर हो सके तो अगर वो आपने वीडियो के थ्रू कोई प्रेजेंटेशन दिए हो
या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि वो डिस्क्राइब कर रहा है या वीडियो में भी वो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो लोग कंटेंट नहीं पढ़ पा रहे या फिर जो लोगों को कंटेंट पढ़ने के लिए टाइम नहीं हो, वो वीडियो देख करके भी वो चीज़ों को समझ सके, कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करे कि हाँ हम इस टेक्निक्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये होना जरूरी है, अगर हो सके तो। अगर ऐसा आपका टॉपिक है जिसमें वीडियो नहीं बनाया जा सकता है या फिर वीडियो अवेलेबल नहीं है तो आपको नहीं डालेंगे तो चलता है, लेकिन अगर आपके पास है तो वो भी आपको वीडियो भी रहेगा ना, तो आपको एक वेबसाइट के रैंकिंग में काफ़ी रोल रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद में आता है हमारा कंटेंट हो गया। कंटेंट में देखो अभी जैसे हमने ये सब तो कर लिया, उसके बाद में हमको ना वहाँ पे समझो अगर हम एसईओ की बात कर रहे हैं या फिर जो टेक्निक्स की बात कर रहे हैं, तो टेक्निक्स में हम कहीं कहीं कंटेंट पे जैसे लिखते हैं ना कि हम किसी टेक्निकल टूल के बारे में या किसी वेबसाइट के बारे में बता रहे हैं कि हम यहाँ से एसईओ का कुछ चेक कर सकते हैं, तो जो एक्सटर्नल लिंक होता है ना कि हम किसी वेबसाइट के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे जाकर के आप एसईओ के रैंकिंग चेक कर सकते हो, या फिर जीटी मैट्रिक्स या एसईओ साइट चेकअप जैसे वेबसाइट है, या फिर एसईएमआरएस जैसे वेबसाइट, ये सब चीज़ों के बारे में हम बताते हैं, तो उसके एक्सटर्नल लिंक भी हमको दे देना चाहिए यूजर को, ताकि वो कोई अगर वहाँ पे क्लिक करता है, अगर किसी को अगर नहीं मालूम है कि एसईओ साइट चेकअप वेबसाइट क्या है या जीटी मैट्रिक्स करके वो जो वेबसाइट है वो क्या है, या फिर एसईएमआरएस करके वेबसाइट क्या है, उसको नहीं मालूम है तो गूगल ना करना पड़े, उसके आपके लिंक पर ही क्लिक करे, तो आपके लिंक पे ही क्लिक करके फिर वो वेबसाइट पे चला जाए, ताकि वो यूजर को कंफर्टेबल हो। आपका कंटेंट पढ़ रहा है ना, तो वहाँ पे उसको कंफर्टेबल फील होना चाहिए कि हाँ चलो इस टॉपिक पे बात कर रहा था कि क्या है, वहाँ पे वो पेज पे जाके हम विजिट करके देख सकते हैं। उसके बाद में आता है कि एक्सटर्नल लिंक की बात होगी। अभी हम यहाँ पे आते हैं इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक में भी हम होता है कि जैसे कि हमने अभी हम जो इस सीरीज में कर रहे हैं, ये इसका एग्जांपल लेता हूँ। जैसे हमने बोला कि भाई ये ओवरव्यू है, अगर आपको टाइटल टैग क्या होता है इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो आप इस लिंक पर जाएं। अपने इंटरनल वेबसाइट में आपने किसी ब्लॉग या किसी या पेज या किसी वीडियो पे आप उसी वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट अवेलेबल है, अगर वहाँ पे आप लिंक देना चाहते हो तो आप वहाँ बोलेगा कि अगर आपको इसके बारे में जानना है तो ये लिंक पर जाए, इसके बारे में जानना हो तो ये लिंक पे जाए। तो कंटेंट को अगर मान लो किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये एसईओ डिस्क्रिप्शन क्या होता है, टाइटल क्या होता है, तो आप वहाँ पे लिंक दे सकते हो, भाई आपको एक टाइटल है, आप इस पर क्लिक करके टाइटल के बारे में जान सकते हो। उसके बाद में जो हमारा कंटेंट होता है ना, तो कंटेंट में जैसे हमने हेडिंग तो डाल दिया था, जो हमने H1 करके जो हमने वो कंटेंट लिखा था, वो कंटेंट में हमको एक ही चीज का ध्यान, कंटेंट हम लिख रहे हैं ना, वो कंटेंट में जो हमारा टाइटल है ना, मेन जो टाइटल है, जो हमारा मेन फोकस कीवर्ड बोलते हैं, वो जो हमारा मेन फोकस कीवर्ड है ना, वो हमारे बॉडी के हेडिंग में ये H1 टैग करके होता है ना, H1 टैग के अंदर भी हमको मेन वो जैसे बेस्ट एसईओ टेक्निक्स इन 2021 करके है, तो ये हमारा H1 टैग में भी होना चाहिए। उसके वो H1 टैग में आप एक ऐसा बड़ा सा हेडिंग लिख सकते हो कि हियर वी विल डिस्कस अबाउट द फॉलोइंग टेक्निक्स इन 2021, आप कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद में नीचे आपको लिखना है सब हेडिंग में कि टेक्निक नंबर 1, टेक्निक नंबर 2, टेक्निक नंबर 3। अब ऐसे सब हेडिंग बोले, सब हेडिंग मतलब H2। H1 में आपने बता दिया कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, फिर H2 आप हेडिंग टैग लो जहाँ पे आप बताओ कि देखो ये पॉइंट नंबर ये है, पॉइंट नंबर 2 है। अब उसके बारे में आप 2-4 लाइन आप लिख सकते हो या भी बोल सकते हो। तो उसके हिसाब से आप सब हेडिंग जो है H2 में बनाओ। अगर उससे भी छोटा है कोई तो उसको आप H3 में डालिए, H3 में डालिए। अगर आपको और भी कुछ डिफाइन करना तो H4 में रखिए उसको, लेकिन वो हेडिंग बाय हेडिंग आपको वहाँ पे दिखाना है। फिर उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमारा जो वेबसाइट होता है, वो वेबसाइट में हमने कंटेंट का एसईओ का जो है काफ़ी चीज़ें कर दी यहाँ पे। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे कि हमारे जो अभी यूजर आया वेबसाइट पे लैंड किया, यूजर पढ़ा, उसको कंटेंट बहुत अच्छा लगा, उसको लगा कि यार ये चीज़ बहुत अच्छा है, हमको ये सोशल मीडिया पे शेयर करना चाहिए, किसी फ्रेंड को भेजना चाहिए, ये टेक्निक यूनिक लग रहा है, अच्छा है। तो उसके बाद में हम इसको एक सोशल शेयरिंग का जो बटन होता है, वो वेबसाइट पे हमको सोशल मीडिया का बटन होता है ना, जहाँ पे हम उसको शेयर कर सकते हैं, तो उन सब चीज़ों को भी हमको वहाँ पे ध्यान देना पड़ता है। हमने कंटेंट लिख लिया, ये सब कुछ कर लिया, उसके बाद में हमें एक सोशल मीडिया का बटन भी सोशल शेयर करके सोशल मीडिया पे शेयर करने के लिए भी सोशल मीडिया के आइकन्स दिखाने पड़ते हैं, ताकि अगर यूजर आए वहाँ पे लैंड करे, उसको कंटेंट पढ़े, देखे, उसके बाद उसको अच्छा लगे तो फिर वो अपने फ्रेंड्स को या अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे कहीं पर भी, वो व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी आप उसको वो शेयर कर सके, और ताकि वो और लोगों के पास जा सके और विजिटर आपके पास वेबसाइट पे आए। उसके लिए आपको एक ऐसा मीडियम देना पड़ेगा ताकि जिसके वो अपने फ्रेंड्स को
अपने फैमिली मेंबर को, अपने कलीग को, किसको भी वो अपने ये जो आर्टिकल है, आपका ब्लॉग है या वेबसाइट है, उसको शेयर कर सके और विजिटर के पास आपकी वेबसाइट जा सके। इसके लिए आपको सोशल मीडिया का आइकन दिखाना बहुत जरूरी है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अभी तो हमने ये जो हमारा ऑन पेज का जो बेसिक एसईओ का पॉइंट था वो देख लिया। अभी हमको देखना है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ में ये हमारे यूजर के लिए उतना नहीं होता है जितना ये गूगल के लिए होता है। गूगल के जो कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके रिक्वायरमेंट को हमको फुलफिल करना पड़ता है। वेबसाइट स्पीड अच्छा होना चाहिए, वेबसाइट पे का जो मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए, ये सब चीज़ों का भी होता है। तो इसमें हमारा जो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है उसमें है कि हमने ये सब कुछ करने के बाद में हमको ये वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली देखना पड़ता है कि मोबाइल फ्रेंडली है वेबसाइट की नहीं है। मोबाइल में नेविगेशन प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, फॉन्ट कहीं बड़े बड़े तो नहीं दिख रहे हैं इसमें, या फिर ये फॉन्ट पढ़ने के लिए तो अच्छे है ना, बहुत छोटे तो नहीं है ना कि यूजर को जूम करके देखना पड़ रहा है। इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखना है और ताकि वो यूजर को स्टेप बाय स्टेप जो भी डेस्कटॉप पे कंटेंट दिख रहा था वो सारे कंटेंट को यूजर फ्रेंडली होकर के उसको दिखाना है। जैसे डेस्कटॉप पे अगर वो लेफ्ट राइट दिख रहा था तो मोबाइल में वो ऊपर नीचे दिखना चाहिए। इसके हिसाब से हमको वो सेट करके रखना चाहिए। उसके बाद में हमारा मोबाइल वर्जन हो गया। उसके बाद में हमको देखना है कि हमको ये सब कुछ करने के बाद में हमको ये वेबसाइट को गूगल में सबमिट करना पड़ता है। गूगल का एक सर्च कंसोल करके एक प्लेस है जहाँ पे वो एक बोल सकते हैं एक वेबसाइट है जहाँ पे गूगल क्रोम या फिर गूगल के जो सर्च इंजन है वहाँ पर जाकर के हमको बताना पड़ता है कि हमारी वेबसाइट रेडी हो गई है, हमने एसईओ कर दिया है। आप ये वेबसाइट को देख सकते हो, इसका जो भी है आप करके टेस्ट करो इसको और उसके बाद में आप इसको अपने सर्च कंसोल में सबमिट करो इसको और इसको इंडेक्स करो। इसके लिए हमको गूगल में बताना पड़ता है। इसके लिए हमको गूगल सर्च कंसोल में जाकर के वेबसाइट को सबमिट करना पड़ता है और अपना साइट मैप जो होता है उसको बताना पड़ता है कि हमने कौन कौन से पेजेस बनाए हैं, आपको कौन से पेज को क्रॉल करना है, कौन से पेज को क्रॉल नहीं करना है, कौन से पेज को इंडेक्स करना है, कौन से पेज को इंडेक्स नहीं करना है, ये हमको बताना पड़ता है। ये सब टॉपिक पे हम डिटेल में आगे वाले आने वाले सीरीज में बात करेंगे कि वहाँ पे robot.txt करके होता है या फिर उस पेज पे भी हम जाके बता सकते हैं कि इसको इंडेक्स करना है या फिर नो इंडेक्स करना है। इन सब चीज़ों को हम डिटेल में आगे चल के बात करने वाले हैं। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हमको ये जब हमने वेबसाइट बना लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद में हमारा टॉपिक आता है कि हमको ये देखना है कि वेबसाइट कौन देख रहा है, कहाँ से देख रहा है, कौन सी कंट्री से देख रहे हैं, कौन से एज से देख रहे हैं, कौन से डिवाइस से देख रहे हैं। इन सब चीज़ों के लिए फिर हमको एक एनालिटिकल टूल की जरूरत पड़ती है जो गूगल का सबसे बेस्ट टूल है, गूगल एनालिटिक्स। तो गूगल एनालिटिक्स का हमको भी वहाँ पर भी गूगल एनालिटिक्स से भी वेरीफाई करना पड़ता है वेबसाइट को। उसके लिए हमको गूगल एनालिटिक्स की वेबसाइट पर जा करके वहाँ पे सबमिट करना पड़ता है, उसको वेरीफाई करना पड़ता है कि यह वेबसाइट हमारा है। आप इसको ट्रैक करो कि वेबसाइट में विजिटर कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्या हो रहा है। आप उसके हिसाब से अंदाजा लगा सकते हो कि किस एज के लोग, किस ग्रुप के लोग, किस जियोग्राफिक लोकेशन से लोग आपकी वेबसाइट को देख रहे हैं। उसके हिसाब से वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, उनको टारगेट कर सकते हो, उनसे अप्रोच कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, वो चीज है कि जब हम सोशल शेयरिंग बटन तो डाल दिए उसके बाद में क्या पॉइंट आता है कि हमको वो वेबसाइट पे बताना पड़ता है कि जब हमारा कोई वेबसाइट शेयर करेगा सोशल मीडिया पे, कोई भी वेबसाइट को या ब्लॉग को शेयर करते हैं तो यूजर को कैसा दिखेगा, क्या टाइटल दिखेगा, वहाँ पे इमेज कैसा दिखेगा या फिर उसका डिस्क्रिप्शन क्या होगा, वहाँ पे क्या चीज़ें आपको दिखानी है ना। जैसे आपने गूगल में सर्च किया, किसी ने गूगल में जब भी सर्च किया तो क्या टाइटल दिखाना है, क्या डिस्क्रिप्शन दिखाना है, क्या कंटेंट दिखाना है, उन सब चीज़ों के बारे में आपने तो बता दिया। लेकिन अगर आपको अलग से कुछ ऐसी चीज़ें दिखानी है कि सोशल मीडिया यूजर को ये इमेज दिखना चाहिए, ये टाइटल दिखना चाहिए, ये डिस्क्रिप्शन दिखना चाहिए, तो आप अलग से भी आप उसको डिफाइन कर सकते हो कि सोशल मीडिया यूजर को ये वाला इमेज दिखना चाहिए, ये डिस्क्रिप्शन दिखना चाहिए, अगर आपका कोई वेबसाइट या ब्लॉग आपको सोशल मीडिया पे शेयर करता है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है टेक्निकल एसईओ में कि ये जो हमारा वेबसाइट होता है, वेबसाइट में CSS और जावास्क्रिप्ट से मिलके बना होता है, HTML जावास्क्रिप्ट और CSS की फाइल से ही बना होता है कोई भी वेबसाइट हो। तो उसमें ये वेबसाइट के जो CSS हैं एक बहुत हैवी तो नहीं है, जावास्क्रिप्ट फाइल बहुत हैवी तो नहीं है, ढेर सारे फाइल तो नहीं है। इन सब चीज़ों को हमको ध्यान देना पड़ता है। इसके लिए हमको फिर वो कभी कभी ऐसा गूगल में या फिर जैसे जो टेक्निकल एसईओ चेक करने वाले GT मैट्रिक्स हुआ या फिर एसईओ साइट चेकअप हुआ, एसईओ साइट चेकर प्रो, SEMrush, ये सब ऐसे बहुत से वेबसाइट होते हैं जो टेक्निकली हमको बताते हैं कि आपके वेबसाइट की जावास्क्रिप्ट बहुत हैवी है या इसमें CSS कुछ अनवांटेड CSS लिखे हुए हैं जो अभी यूज नहीं हो रहे हैं। इन सब चीज़ों को वो हमको बताता है तो इजीली हम वो उसको आइडेंटिफाई करके उसको हटा सकते हैं या फिर उसको कंप्रेस करके रख सकते हैं।
काफ़ी हैवी तो नहीं है। इन सब चीज़ों को अगर ऐसा दिखता है तो हमको उसको मिनीफाई करना पड़ता है, CSS को या फिर जावास्क्रिप्ट को मिनीफाई करना पड़ता है, और फिर उसको बाद में वो वेबसाइट को बताना पड़ता है कि हाँ ये हमारा लाइट वेट वेबसाइट है, ताकि कोई यूजर एक क्लिक भी करे तो फटाक से 3 सेकंड के अंदर हमारा वेबसाइट ओपन हो जाना चाहिए। हमारा वेबसाइट का HTML भी कंप्रेस होना चाहिए, HTML का साइज भी छोटा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 8-10 MB का होना चाहिए। ऐसे नहीं, कहीं अगर किसी का इंटरनेट स्लो है, कहीं अगर 4G नहीं पकड़ रहा है, 2G पकड़ रहा है, 3G पकड़ रहा है, या फिर इंटरनेट स्लो है, तो भी वो वेबसाइट इजीली ओपन होना चाहिए। इसलिए आपका HTML का जो आपने पूरा वेबसाइट बनाया है, होम पेज या कोई भी पेज है, वो पेज को एक क्लिक करने पर फटाक से लोड होना चाहिए, उसको टाइम नहीं लगना चाहिए। इसलिए हमको टेक्निकली वो वेबसाइट को कंप्रेस करने पड़ते हैं, जावास्क्रिप्ट CSS के फाइल को कंप्रेस करने पड़ते हैं, मिनीफाई करके फिर उसको वेबसाइट में अपलोड करना पड़ता है, या फिर वो प्लगइन के थ्रू भी, वर्डप्रेस में तो प्लगइन के थ्रू भी इन सब चीज़ों का हो सकता है। इसके लिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि नेट्रोपैक करके जो वेबसाइट है, इसमें आपका काफ़ी हेल्प करता है। इन सब जो टेक्निकली है, जो लाइट वेट करने के लिए, वेबसाइट का स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए नेट्रोपैक वेबसाइट जो है ये बहुत हेल्पफुल होता है। उसके बाद में हमारा आता है कि हम वेबसाइट को साइट में सबमिट करते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया है। ये तो फिर यही हमारे जो थे पूरा टोटल ओवरव्यू थे एसईओ की, कि हम ऑन पेज एसईओ में किन किन बातों का ध्यान देंगे। काफ़ी कुछ चीज़ें हो सकता है छूट गई होंगे, तो जो इन चीज़ों को हमने अभी मेन की पॉइंट्स को ध्यान दिया है, की पॉइंट्स को अभी हमने ऑन पेज के हिसाब से, थोड़े बहुत ऑफ पेज के हिसाब से हमने इसके बाद डिस्कस किया। अभी ऑफ पेज और डिटेल में है, तो हम आगे वाले वीडियो में बताएंगे। अभी ये पूरा ओवरव्यू था, तो अभी ये ओवरव्यू पे आप लोग थोड़ा एक ध्यान दीजिए कि क्या क्या पॉइंट्स को कवर करेंगे। उसके बाद आज के लिए बस इतना ही है, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले एक वीडियो में हम एक टॉपिक पे प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। और आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ डाउट है या कुछ सजेशन है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप कुछ पूछ सकते हैं, या फिर आपको कुछ सजेशन देना है तो आप वो सजेशन दे सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।